नमस्कार साथियों, एक बार पुणे सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। साथियों, आपका रिट सेकंड लेवल साइंस के इस बैच में आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत। मैं सुरेश चौधरी आपके सामने सामान्य विज्ञान के जो आज का जो सामान्य विज्ञान का जो आज का हमारा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ विद्यार्थी कह रहे मास्टर जी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेके आओ। देखो साथियों, अभी जैसे बायो चल रही है ना, तो मैं भी यही सोच रहा था कि एक ही सब्जेक्ट आप बार बार है ना एक ही सब्जेक्ट के पढ़ोगे तो कुछ यहाँ पर हमारे गणित वाले वैज्ञानिक लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, कितना भयानक विषय चल रहा है। तो मैंने भी ये सोचा है कि ऐसे करेंगे हम लोग, जैसे थोड़ी बायो चलाएंगे, उसके बीच में थोड़ी फिजिक्स डाल देंगे, फिर फिजिक्स के बाद वापस बायो में आएंगे, एक और बायो का अध्याय पढ़ेंगे और फिर केमिस्ट्री डाल देंगे। ऐसे हम मिक्स में चलते रहेंगे, ठीक है। एक कोई हम लगातार पूरा नहीं करेंगे, एक कोई लगातार हम पूरे करते रहे तो ये गणित वाले लोग जो है बहुत ही परेशान हो जाएंगे। उन्हें लगेगा हम तो ऐसे खगोलीय पिंड में आए हैं जो हमारे लिए अनुकूलतम ही नहीं है, सही है कि नहीं। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज तो हम पाचन वाला अध्याय जीव विज्ञान का ही पढ़ेंगे। कल हम आपके सामने लेकर आएंगे गति वाला अध्याय। जो वर्तमान में जो आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें गति वाले प्रश्नों से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न भी आ रहे हैं। तो और गति एक ऐसा अध्याय है साथियों जहां से न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत ही अधिक मात्रा में परीक्षा में आ रहे हैं। तो इसलिए गति के मैंने 2 पार्ट भी बनाए हैं, मतलब 2 दिन पढ़ेंगे हम गति को, गति का भाग 1, गति का भाग 2, जिसके अंदर जो है न्यूमेरिकल प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादा हम तवज्जो देंगे और थोड़े जो है उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने न्यूमेरिकल प्रश्नों को ध्यान दिया, ठीक है। सर ऐसे ही चलने दो, हमारी बायो भी वीक है, कोई बात नहीं कपिल जी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि थोड़ी हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, फिर थोड़ा भौतिक विज्ञान में जाएंगे, फिर थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे, फिर वापस जीव विज्ञान में आएंगे। ऐसे करते हुए जैसे हमारा पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। साथियों, आपको जो अभी पेपर बना के आ रहे हैं वो पिछले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें से रिलेटेड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, आपकी रेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और कुछ नए प्रश्न कल आप देखना, भौतिक विज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक है, ऐसे प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो साथियों, आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। आज की सभा जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और इसी के साथ मैंने साथियों आहार को भी इसी में डाल दिया है, जिसमें हम पोषण को पढ़ेंगे, थोड़ा विटामिन से, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा वसा के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सभा का। हमारा पहला प्रश्न जो है वो ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन का है यकृत में बीटा कैरोटीनॉइड से विटामिन ए का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है यकृत में जो है, हाँ, यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 का संग्रहण होता है। तीसरा कथन में यकृत से हिपेरिन का स्त्रवण होता है। और चौथा कथन साथियों क्या है, चौथा कथन नहीं, 3 ही कथन है आपके सामने। आप लोगों से पूछे इनमें से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला कथन है केवल ए, दूसरा केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। तो साथियों तो बताओ आप लोग कितने कथन सत्य है। सर आप साइंस में निम्न वाला बैच लगा दो। हाँ लगाएंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अभी थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं साथियों, ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, हाँ, रीमा जी का आंसर आया है डी आंसर, और बाकी कुछ बी कह रहे हैं। रीमा जी का आंसर एकदम सही है, डी आंसर होगा। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा वसा में देखो ये विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे वसा में घुलनशील है। आप लोगों को मालूम होगा विटामिन एक तो होते जल में घुलनशील और एक होते वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होता बी, सी, ऐसे याद कर लो, WBC, W फॉर वाटर, वाटर के अंदर बी और सी। वसा से याद करो, वर्षा नाम की लड़की क्या कर रही है, अपने लाल को अडीक रही है, क्या कर रही है, अपने लाल को अडीक रही है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रहण हमेशा ध्यान रखना लीवर में होता है भाई। कहाँ होता है इनका संग्रहण, कहाँ होता है, लीवर में। जैसे आप लोगों को मालूम होगा साथियों, ये दूसरा कथन तो एकदम सही है। पहला कथन देखो, यकृत में बीटा कैरोटीनॉइड से विटामिन ए का निर्माण, एकदम सही बात है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा गाजर, एक आपने सुना होगा गोल्डन राइस। साथियों, गाजर के अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीनॉइड। साथियों, ये लीवर में जाकर बीटा कैरोटीनॉइड ही क्या बनाता है, रेटिनॉल। और साथियों, यही रेटिनॉल आगे जो है रेटिनॉल और ऑप्सिन में टूटकर आपके देखने की प्रक्रिया का क्या करता है, नियमन करता है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा साथियों, यकृत से हिपेरिन, एकदम सही बात है भाई बंधुओं, यकृत से हिपेरिन का स्त्रवण होता है। ये हिपेरिन लगातार हमारी रक्त वाहिनियों के साथ मिलता है और रक्त वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। आप लोगों को मालूम होगा यदि आपकी रक्त वाहिनियों में रुधिर का जम गया तो बहुत ही भयानक स्थितियां हो सकती है। जैसे कोरोनरी धमनी के अंदर रुधिर का जम गया
तो साथियों आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है, आप लोगों को मालूम होगा। और साथियों और आप लोगों को मालूम होगा महिलाओं में हार्ट अटैक कम आते पुरुषों की तुलना में। उसका कारण है महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए साथियों इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है लार में, आंसुओं में, पसीने में और उपरोक्त सभी। आप लोगों ने कभी लाइसोजाइम एंजाइम सुना है क्या? सुना होगा साथियों लाइसोजाइम एंजाइम है। चलो बहुत अच्छी बात है, सुनीता जी बोल रहे हैं हमारा भी सही है, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, डी होगा। हाँ बुल्ली जी एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, चलो भाई साथियों लाइसोजाइम एंजाइम सुना होगा, आप लोगों को मालूम होगा मुख में होती है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम। और साथियों आंसुओं के अंदर होती है, आंसू जो निकलते हैं आंख से लैक्राइमल ग्रंथियों से, उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है। और पसीने जो आता है त्वचा में होती है श्वेत ग्रंथियां, उसमें से निकलता पसीना, इसके अंदर भी क्या आता है, लाइसोजाइम एंजाइम। और भाई बंधुओं आप लोगों को मालूम होगा लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ना, वो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ना, जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, उस कोशिका भित्ति को गला देता है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाता है। तो आप खाने के अंदर मान लो खाना खा रहे, मान लो हानिकारक सूक्ष्म जीव या कोई जीवाणु आ गया, तो मुख में जो आपकी लार ग्रंथियां हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम निकालकर उस जीवाणु को नष्ट कर देगी। साथियों आप लोगों ने सुना होगा कि भारतीय समाज में गोमूत्र को पवित्र माना जाता है और घरों में गोमूत्र छिड़काव करने के लिए कहा जाता है। क्यों भाई? साथियों घरों के अंदर गोमूत्र का छिड़काव इसलिए कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि गोमूत्र जो होता है साथियों, गोमूत्र उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और भाई बंधुओं लाइसोजाइम एंजाइम का जब घरों में छिड़काव करोगे, गोमूत्र का छिड़काव करोगे, तो घर में जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे साथियों, जिससे आपके घर क्या हो जाएंगे, पवित्र। तो घरों में गोमूत्र को या भारतीय समाज में गोमूत्र को पवित्र मानने का कारण ये, कुछ लाल लालियां ऐसे मत करना, अपने मूत्र का छिड़काव मत कर देना, ऐसे नहीं माता जी आज घर को पवित्र कर दूं ना भाई, हमारे मूत्र में किसी प्रकार का लाइसोजाइम एंजाइम नहीं होता, हमारे मूत्र में थोड़ा बहुत अमोनिया होता है, जिससे घर के अंदर दुर्गंध फैल सकती है, ध्यान रखना भाई बंधुओं। तो भाई बंधुओं इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, देखना अगला प्रश्न, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा जठरस, तीसरा है अग्नाशय, अग्नाशय के पीछे रस लिख दो, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों से पूछा है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, या आप लोग ये भी कह सकते हो सबसे शक्तिशाली रस या स्ट्रॉन्गेस्ट जूस कौन सा है भाई? बताओ तीसरे का आंसर क्या दोगे आप लोग? हाँ निशान जी आप भी आंसर दो, आपका भी नाम लिया जाएगा जरूर जरूर। तीसरे का सी बता रहे हो, अग्नाशय रस, वेरी गुड, क्या बात है। किरण जी, रीमा जी, वंदना जी, निशान जी, सुनीता जी, पूजा जी, इन सभी लोगों का आंसर सही है। मुस्कान जी, कृष्णा जी, आशुतोष जी, पूजा, फौजदार जी का, नीरज जी का, लवकुश, रॉय, संदीप यादव जी का, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भाई बंधुओं आप लोगों को मालूम होगा अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस। अब देखो पूर्ण पाचक रस कहने के पीछे राज क्या है भाई बंधुओं, आप खाने के रूप में या तो क्या खाते हो, प्रोटीन खाते हो, या कार्बोहाइड्रेट खाते हो और वसा खाते हो, और जिस रस के अंदर इन तीनों को पचाने के लिए एंजाइम मिलेगी उसे आप पूर्ण पाचक रस बोलोगे। देखो लार रस को पूर्ण पाचक रस इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि लार के अंदर तो केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो प्रोटीन और वसा को पचा नहीं सकती है। आपको पता हो तो आमाशय से निकलता है जठरस, जठरस केवल कार्बोहाइड्रेट और हल्की फुल्की वसाओं का पाचन करता है, सॉरी जो जठरस है ना वो प्रोटीन का और हल्का फुल्का वसा का पाचन करता है। ठीक है, आपको पता हो तो जठरस के द्वारा प्रोटीन का पाचन नहीं होता, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा अग्नाशय रस से निकलने वाला जो एंजाइम है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और तीनों को पचाने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसे याद कर लो, अग्नाशय रस बेचारी क्या कर रही है, लात मार रही है, क्या कर रही है, अरे लात मार रही है। हाँ प्रवीण जी लात मार रही है। एल फॉर लाइपेज, L for lipase, A for amylase, A for amylase, T for trypsin, T for trypsin, lipase, amylase, trypsin। लाइपेज वसा का पाचन करेगा हैं, हाँ, और दूसरा A for amylase, amylase कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, और भाई बंधुओं T for trypsin ये प्रोटीन का पाचन करेगा। जिस एंजाइम के पीछे सीन लगाओ वो हमेशा किसका पाचन करेगी भाई, प्रोटीन का पाचन करेगी, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो साथियों आंसर क्या रहेगा, अग्नाशय रस रहेगा। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य के पूर्वजों में बड़ी आंत से जुड़ी अपेंडिक्स की सहायता से किसका पाचन किया जाता है, बता दो भाई। हाँ
एक पूजा जी बोल रहे हैं, इंग्लिश में बता दूं। अब देखो आप लोगों को मालूम होगा साथियों, बड़ी आंत जिसे आप बोलते हो लार्ज इंटेस्टाइन ना। हाँ सर, अभी तक पूरी क्वेश्चन रहते हैं फिर भी आपने नाम नहीं लिया सर, क्या बोले आप? हाँ राइट आंसर दिया लोकेश जी, बहुत अच्छी बात है आपने। अबे लोकेश जी मेरी बात सुनो, मेरे सामने बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो बहुत ही फास्ट गति से चलते हैं, तो कुछ लोगों के नाम देखते हैं उनके नाम लेता हूँ। आप घबराओ मत, सबके कमेंट मेरे पास आ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने साथ साथ चेक करते रहो भाई। तो चौथे का आंसर कौन दे रहा है भाई? पूजा जी बोल रहे हैं ए। कमल किशोर जी बोल रहे थैंक यू भाई, आपको भी थैंक यू, धन्यवाद हैं। मास्टर जी का देखो कितना भी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी का भी तो सौभाग्य है, कितने बुद्धिजीवी लोगों को मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। आप भी तो इस पृथ्वी के बुद्धिमान प्राणी हो क्योंकि आप विज्ञान से जुड़े हो। हाँ भाई, तो सी आंसर दे रहे हो, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। क्यों भाई, एक मत हो जाओ सभी लोग हैं। ए आंसर आ रहा है सभी का। हाँ, लव सिंह जी, प्रवीण जी, कल्पना जी, राहुल जी, ममता जी, लवकुश जी, वेरी गुड। हिमा जी, रीना जी, टीना जी, सभी का आंसर सही है। कमला जी का भी आंसर सही है। धापुड़ी जी आपका भी आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, कालूराम जी आपका भी सही है। चलो भाई, हाँ सेल्यूलोज बोला, एकदम सही बात है। साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो पूर्वज है ना, पूर्वज में आप लोगों के दादा दादी या परदादा या उनके दादाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुराने मानव जैसे रामापिथिकस, ट्रायोपिथिकस, निडलत मानव, कोमैग्रेन मानव, जावा मानव, होमो इरेक्ट, होमो हर्बेरियन, उनकी बातें कर रहा हूँ। साथियों वो मानव थे ना, उस समय उतने उनका मस्तिष्क का इतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए उनको खाने में जो मिलती वो खा लेते। कच्चा मांस मिला उसको खा लेते, पका मिला तो उसको भी खा लेते, ठीक है। और किसी जंतु का मतलब गंदा मांस मिला उसको भी खा लेते। और साथियों मांस या कुछ दूसरे भोज्य पदार्थ भी मिलते तो साथियों घास को भी खा लेते थे। और आप लोगों को मालूम होगा घास के अंदर क्या होती है? स्टार्च। क्या होती है? स्टार्च। और साथियों आप लोगों को मालूम होगा स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है भाई बंधुओं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए घास का कोई स्वाद नहीं, देख लो भाई हैं। और भाई बंधुओं इस स्टार्च को पचाने के लिए एक सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, उस सूक्ष्म जीव का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। और साथियों ये ई कोलाई सूक्ष्म जीव हमारे पूर्वजों की अपेंडिक्स में मिलता था, और ये अपेंडिक्स में ई कोलाई स्टार्च का पाचन, सॉरी घास के अंदर सेल्यूलोज होती है यार, सॉरी भाई क्या हो गया, पता नहीं कहाँ भावना में खो गया मास्टर जी, सॉरी भाई। हाँ घास में सेल्यूलोज होती, सॉरी, हाँ घास में क्या होती है? सेल्यूलोज होती है। और साथियों सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड, इसका कोई स्वाद नहीं होता। तो जब हमारे पूर्वज सेल्यूलोज को खाते ना, इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए ई कोलाई सूक्ष्म जीव की आवश्यकता थी। और हमारे पूर्वजों की आंत के पास में जो कौन पड़ा था? ई कोलाई सूक्ष्म जीव, वो इस सेल्यूलोज का पाचन करता था। क्या करता था? सेल्यूलोज का पाचन करता था। साथियों वर्तमान में हम लोगों ने घास खाना बंद कर दी तो हमारी ई जो है हमारे अंदर से ई कोलाई चला गया, तो वर्तमान में हमारी जो अपेंडिक्स है उसका कोई कार्य नहीं, और वर्तमान में हमारी अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। लेकिन आप लोगों ने एक जानवर का नाम सुना होगा, खरगोश। खरगोश की अपेंडिक्स आज भी सेल्यूलोज का पाचन करती है, क्योंकि खरगोश आज भी क्या खाता है? घास खाता है भाई। सही है, ठीक है भाई। हाँ सही है। ई कोलाई जो है विटामिन का संश्लेषण भी करता, सही बात है, ठीक है। ई कोलाई है कॉलीफॉर्म है, ये हमारे शरीर की आंतों के अंदर मिलता है, अपेंडिक्स में नहीं मिलता है, जो हमारे शरीर के अंदर अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है भाई। हाँ अरे न्यू क्लास की ओपन हो जाएगी सर, नींद बहुत आती है, बताओ क्या करें? अरे नींद आती है तो आप पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट जगाओ भाई, और तो क्या कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज, बता दो इनमें से कौन सा एंजाइम जो वसाओं को पचाने में आप लोगों की सहायता करता है भाई? बोल दो भाई। हाँ शीतल जी आपका भी सही है, बहुत अच्छी बात है, बुद्धिजीवी प्राणी हो आप तो, सही होगा क्यों नहीं होगा। हाँ बता दो भाई। पांचवे का क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो लाइगेज हैं, क्या डी बता रहे हो लाइपेज? ओहो पूजा जी डी बता रहे हैं, आशुतोष जी, पूनम जी, सभी लोग डी बता रहे हैं, शिवानी जी, अनीता जी, अपूर्वा जी, यशी जी, सभी लोग डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, एकदम सही बात है। साथियों लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। साथियों लाइगेज का काम क्या है? जो हमारा डीएनए और आरएनए है कि नहीं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं ओकाजाकी खंड। आपको पता हो तो डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं ना, डीएनए के टुकड़े, उन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी खंड।
और साथियों इन ओकाजाकी खंडों को जोड़ना पड़ता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन के अंदर ओकाजाकी खंडों का निर्माण होता है, और उन ओकाजाकी खंडों को वापस जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करते हैं मेरे लाल लालियों? लाइगेज का उपयोग करते हैं भाई। और मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं, जिसके पीछे सीन लगा वो प्रोटीन का पाचन, जैसे पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन, और साथियों रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है जो माता के दूध में कैसीन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है भाई। तो लाइपेज जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। हाँ भाई, निम्नलिखित में से किस पर स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित थी? फंजीफॉर्म, फॉलिएट, फिलीफॉर्म, सर्कमवेलेंट? बता दो भाई, बता दो भाई, बता दो भाई। दीक्षा जी क्या बोल रहे हैं? मेरा आंसर दो, क्या आंसर दो बताओ भाई। मेरा भी नाम ले लो सर। दीपक जी हाँ बोलो भाई, आपका भी नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आप भी तो बुद्धिमान प्राणी हो। हाँ प्रेम सिंह जी, छठे का आंसर दे दो। कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? डी क्यों दे रहे हो भाई, ए क्यों दे रहे हो भाई? साथियों फिलीफॉर्म नहीं सुना कभी? फिलीफॉर्म, अरे भाई बंधुओं, आप लोगों ने पता हो तो आपकी जीभ है कि नहीं, इस जीभ पर देखो उबार मिल रहे हैं, और साथियों इन उबारों को हम बोलते पेपिला। और साथियों हमारी जीभ के ऊपर अलग अलग प्रकार की पेपिला अलग अलग प्रकार के जो है क्या करती है साथियों? स्वाद का ज्ञान देती है। लेकिन साथियों हमारी जो जो एक जो पेपिला है उस पर जो है स्वाद कलिका नहीं मिलती है, उसका नाम है फिलीफॉर्म। क्या नाम है साथियों? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म ऐसी पेपिला है जिस पर स्वाद कलिका ये अनुपस्थित होती है। आप लोगों को मालूम होगा साथियों, जीभ का अलग अलग हिस्सा अलग अलग टेस्ट देता है। आपको पता हो तो कई बार परीक्षा टेस्ट पूछ लेती है। अब बताओ, देखो साथियों आप लोगों को मालूम होगा जीभ का आगे वाला भाग कैसा टेस्ट देगा, पीछे वाला भाग कैसा टेस्ट देगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए लालों। और आपको पता होना साइड वाला कैसा देगा, ये वाला कैसा देगा, ये वाला कैसा देगा, और बीच में से कैसा देगा। मैं बताऊं आप लोगों को भाई, सभी लोगों को सबसे पहले मुंह में जो है कौन सा खाना पसंद करोगे बताओ? सभी लोगों को मीठा पसंद है कि नहीं? तो सबसे पहले मीठा टेस्ट आएगा। महिलाओं और मेरी सुंदर कन्याओं, आप घर में कितना भी खाना अच्छा बना लो, ये मेरे लाले जो है ना, खाना खाने के बाद जब पेट पूरा भर जाएगा ना, तो अंत में जरूर कोई ना कोई नुक्सा निकाल देगा। कह देगा थोड़ी जो है मिर्ची की मात्रा ज़्यादा है, या तेल ज़्यादा डाल दिया, तेल कम डाल दिया, या थोड़ा नमक की मात्रा ज़्यादा डाल दी है। क्यों? क्योंकि पीछे टेस्ट ही हमेशा कैसा आता साथियों? कड़वा आता है भाई। अंतिम भाग में टेस्ट ही कैसा? खट्टा। अब साथियों आप लोगों को मालूम होगा, जैसे आप कहीं बार किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या किसी प्रतिभोज में भाग लेने जाते हो, तो बार बार वेटर आपके सामने आता, खड्डी लोगे, खड्डी लोगे, तो आप लोग क्या कहते हो? खट्टे को साइड में रख और मीठे को मुझे कंसंट्रेट करने दे। तो खट्टा भाग जो साथियों साइड वाला। अब देखो साथियों, खट्टा और मीठे के बीच में और बीचों बीच, अब साथियों कभी आप लोगों ने पार्टी वार्टी की होगी, तो पार्टी के समय नमकीन को कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं भाई। तो देखो ये दोनों के बीच में, तो ये नमकीन हो गया भाई। क्या हो गया? नमकीन हो गया। और साथियों आप लोगों को मालूम होगा जीभ के बीचों बीच भाग में किसी प्रकार की कोई स्वाद कलिकाएं नहीं मिलती है, इसलिए बीच वाले भाग से किसी प्रकार का स्वाद का ज्ञान नहीं होता भाई। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो भाई। मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, कृष्णिका? बता दो भाई, सबसे अधिक डाइजेशन किस भाग में होता है? राधे राधे दिनेश जी, राधे राधे। सातवें का बी दे रहे हो? बी बड़ी आंत? क्या सी दे रहे हो? बड़ी आंत। बी दे रहे हो छोटी आंत? वेरी गुड, वेरी गुड। बी आंसर देने वाले सब सही है भाई। सुनना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। साथियों सर्वाधिक पाचन, सर्वाधिक पाचन जो होता साथियों कहाँ होता? छोटी आंत में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, सारणी 1 को 2 से मिलान कर लो भाई।
हाँ भाई, क्या बात कर रहे हो। अरे थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, थोड़ी उल्टी हो गई, चलो कोई ना, छोड़ो। इधर देखो भाई। हाँ, अरे हल्का सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, थोड़ी उल्टी हो गई, चलो कोई ना, थोड़ा शरीर के अंदर मुझे हिसाब से अपच की क्रिया होगी, इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अरे क्लास बंद हुई साथियों, क्लास चालू है, थोड़ी सी स्वास्थ्य के अंदर नमी आई, चलो कोई ना। अब देखो क्या कह रहा साथियों, बहुत सिंपल सा प्रश्न कह रहा, सारणी 1 को सारणी 2 से क्या करना है, मिलान करना। सुनना भाई, इधर कतनक, रदनक, अगर, च्वर्णक, च्वर्णक, इधर इन दांतों के दे रखे आप लोगों को कार्य। सुनना भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूं, दांत 4 प्रकार के साथियों, संरचना व कार्य के आधार पर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कर्तनक, रदनक, अगर, च्वर्णक और च्वर्णक। तो 4 है साथियों, कौन से, कर्तनक, रदनक, अगर, च्वर्णक और साथियों च्वर्णक। ठीक है भाई, तो 4 प्रकार के दांत है साथियों। अब सुनना भाई, इधर देखना, हाँ भाई इधर देखना। हाँ, अब इनके पूछे आपको कार्य, बहुत सिंपल सा देखना। हाँ देखो साथियों, कर्तनक आप लोगों को मालूम है, देखो ऊपर वाले 4 दांत, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। जब मेरा लाल किसी लाली के सामने हंसता है तो कौन से दांत दिखाता भाई, आगे वाले, इंसाइजर, या इसे बोलते कर्तनक, इसलिए हम लोग इसे बोलते लॉफिंग टीथ। तो और साथियों आप लोगों को मालूम होगा, जब आप लोगों ने कई बार बच्चों के मुंह में अंगुली डाली होगी तो बच्चा काट लेता है, क्यों, प्रकृति ने सबसे पहले बच्चों को दांत ही इंसाइडर दिए। और साथियों इन दांतों का कार्य क्या है, काटना है भाई, काटना, इसका काम क्या साथियों, काटना। साथियों रदनक, अब देखो, जैसे देखो ये, देखो ये इधर नुकीला डांट, ये इधर नुकीला डांट, इंग्लिश में मैं लिखो इंसाइडर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो इधर देखो, ये एक नुकीला डांट, इधर ही एक नुकीला डांट, इधर भी एक नुकीला, इधर भी एक नुकीला। तो साथियों ये नुकीले दांत, महिलाओं जब तुम्हारी सुपारी फाड़ती हो ना, तो कहां से, इधर से नहीं फाड़ती हो भाई, फाड़ते हो ना, तो इसका काम है चीरना, फाड़ना। और साथियों अगर च्वर्ण का काम है भोजन को चबाना, और च्वर्ण का काम भी क्या है, भोजन को चबाना। सिंपल सी बात है, याद रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो भाई, बहुत सिंपल है मास्टर जी। तो देख लो, कर्तनक भोजन को काटना, एकदम सही बात है। रदनक भोजन को फाड़ना, एकदम सही बात है। अगर च्वर्णक भोजन को पीसना, सही बात है। च्वर्णक भोजन को काटना ना भाई, च्वर्णक का कार्य तो क्या है साथियों, भोजन को चबाना। ठीक है, तो साथियों आंसर रहेगा इसका डी रहेगा भाई। अब सुनो इधर देखो, पिछले प्रश्न वाले को मैं एक सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, ये परीक्षा में पूछते हैं, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, किसमें होता साथियों, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत। और छोटी आंत का कौन सी भाग, ग्रहणी वाला भाग, याद रखना। हाँ, अब सुनना, आप लोगों से पूछे सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता, बता दो। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन साथियों कहां होता, बताओ। ये भी होता छोटी आंत में। कहां होता साथियों, छोटी आंत में। आप लोगों से पूछे सर्वाधिक अवशोषण कहां होता, बता दो। आप साथियों कहोगे सर्वाधिक जो अवशोषण है ना, वो भी कहां होता साथियों, छोटी आंत में होता है। कहां होता, छोटी आंत में। इंपोर्टेंट इसलिए थोड़ा वापस बता रहा हूं। हाँ, और आप लोगों से पूछ ले, हाँ, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन बता दो। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन साथियों ध्यान रखना कहां होता है, आमाशय में होता है। किसमें होता साथियों, आमाशय में। इसको भी ध्यान रखना मेरे लाल लालियों, क्या ध्यान रखोगे, आमाशय। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखना साथियों, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन निम्न में से किस एंजाइम की सहायता से पैरा कैसीन में परिवर्तित होती है, बता दो। बहुत सिंपल सा है, बता दो। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, कविता जी, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। अगर च्वर्णक दांत छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं भाई। चलो भाई, चले आगे बढ़े भाई। अब चलो कोई बात नहीं, अगली बार इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है भाई। चलो इधर देखो, ये तो बहुत सिंपल सा साथियों, आप लोगों को पता हो तो माता के दूध में। हाँ, मनीषा जी, गायत्री जी भी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। देखो साथियों, आप लोगों को मालूम होगा माता के दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उसका नाम है कैसीन। और साथियों प्रोटीन को पचाने के लिए प्रकृति ने हम लोगों को कौन सी एंजाइम दी, बताओ। एक तो पेप्सिन, एक ट्रिप्सिन और एक काइमोट्रिप्सिन। लेकिन ये तीनों ही ऐसी एंजाइम है वो जो प्रोटीन का तो पाचन कर देती है, लेकिन माँ के दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन नहीं करती है। और छोटा बच्चा क्या करता है, केवल माँ के दूध पर ही निर्भर है। तो भगवान ने क्या दिया, छोटे बच्चों को रेनिन दिया है। और साथियों ये रेनिन क्या करता है, कैसीन को पैरा कैसीन बदल देता है। साथियों कभी पैरा कैसीन देखा,
कई बार देखना छोटे बच्चे जब माता का दूध पीने के बाद कई बार उल्टी करते हैं तो देखना दही जैसी गोलियां बाहर निकलती है ना, वही पैराकेसिन है। क्या है? पैराकेसिन। तो आंसर क्या रहेगा साथियों? रेनिन। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में आहार नाल की लंबाई बढ़ने से होने वाला रोग बता दो भाई। यदि आहार नाल की लंबाई बढ़ जाए तो मानव के शरीर में कौन सी बीमारी? जल्दी से बता दो। हर्षिता जी, वंदना जी, ईशानी जी और आशा जी, लालाराम जी हैं, टीना जी हैं, लक्ष्मण जी, शोभा जी हैं। क्या बात कर रहे हो राहुल जी? सभी लोग जो है बी की तरफ है भाई। हर्निया एकदम सही है, सही है एकदम। साथियों आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, हर्निया। सुना? क्यों नहीं सुना मास्टर जी? देखो साथियों, जैसे आप लोगों को पता तो पुरुष है ना, ये पुरुष है और मान लो ये सुंदर कन्या है। साथियों आप लोगों को मालूम होगा पुरुष की, ये पुरुष की आहार नाल और ये महिला की भी आहार नाल। ये किसकी आहार नाल है? पुरुष की, और ये महिला की आहार नाल। आप लोगों को मालूम होगा पुरुष के नीचे होते वृषण और महिलाओं में अंडाशय होते इधर, बाहर नहीं होते। और देखो कई बार कुछ लोगों में आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है और ये आहार नाल पुरुषों के जो वृषण होते ना, वृषण जिस थैली में होते हैं उस थैली को हम बोलते हैं वृषण कोश। और साथियों ये आहार नाल वृषण कोश में प्रवेश कर जाती है जिसके कारण वृषणों में दर्द होता है। इसी बीमारी को हम बोलते हैं हर्निया। साथियों महिलाओं को भी हर्निया होता है लेकिन महिलाओं के अंडाशय में दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंडाशय साइड में रह जाते हैं और महिला की आहार नाल पेट के पास ही क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो साथियों आंसर क्या रहेगा? हर्निया रहेगा। चलो भाई, हाँ चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पका हुआ स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है? बता दो कौन सी ऐसी एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है भाई? ऐसी कौन सी एंजाइम है जो स्टार्च को किस में बदल देती है? माल्टोज में। बता दो भाई, सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। अरे भाई विनय जी आपके कमेंट शो हो रहे, देखो साथियों सभी के कमेंट दिख रहे हैं मास्टर जी को। बताऊं मैं? बी आंसर दे रहे हो, सलाइवरी, एमाइलेज, टाइलिन, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। हाँ लालाराम जी सही है। कोमल जी आप गलत हो, थोड़ा देखो तो सही। साथियों देखो टाइलिन नाम सुना? टाइलिन, अरे मेरे लाल टाइलिन, टाइलिन को तो हम बोलते हैं लार एमाइलेज। लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलाइवा। और साथियों इसी को हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, टाइलिन को ही बोलते हैं। और साथियों ये हमारे लार में मिलता है। साथियों आप लोगों ने कई बार जो है फीके चावल खाए होंगे, चावल से बना हुआ मुरमुरा खाया होगा। जब आप इनको मुंह में लेते हो तो थोड़ा सा फीका लगता है लेकिन थोड़ी देर ऑटोमेटिक ही आपको मीठा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि चावल में होती स्टार्च और साथियों आपकी लार से निकलता है कौन? टाइलिन। और साथियों जब टाइलिन निकलता है उससे पीएच होती है 7.8 होती है भाई। कितनी होती है? सॉरी 6.8, सॉरी हाँ कितनी होती है? 6.8 होती है। और इस टाइलिन को कन्वर्ट कर देता माल्टोज। साथियों स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड का कोई स्वाद नहीं होता है, ये स्वादहीन होती है। और साथियों माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड तो मीठे होते हैं, जैसे माल्टोज एक डाइसैकेराइड है भाई। आप लोगों ने सुना होगा गन्ने के अंदर माल्टोज होती है इसलिए तो गन्ना मीठा होता है भाई। तो आंसर क्या रहेगा साथियों? उपरोक्त दोनों रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से रेफनोज कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। आप लोगों से पूछा रेफनोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? बता दो भाई। बता दो भाई। मेरे कमेंट देखो, क्या देखो प्रवीण जी बताओ क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? बता दो भाई। हाँ भाई डी आंसर दे रहे हो, मुस्कान जी डी दे रहे हैं, पॉलीसैकेराइड हैं।
जया प्रकाश जी ए दे रहे मोनोसेकेराइड, वाह क्या बात कर रहे हो, बहुत गंदे गंदे आंसर दे रहे हो। इधर देखना भाई, देखो कंफ्यूजन नहीं होना साथियों, ये परीक्षा में कई बार सवाल पूछते हैं ऐसे। देखो साथियों, आप लोगों को मालूम होगा जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट साथियों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऐसे 4 कर लो चलो। एक होता मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड सुन लो भाई, सामने देख लो साथियों, परीक्षा में सवाल आते हैं इनसे। एक होता डाइसेकेराइड, एक होता ट्राइसेकेराइड, और साथियों एक होता पॉलीसेकेराइड। उदाहरण याद होने चाहिए साथियों, सभी के उदाहरण याद होने चाहिए आप लोगों को, परीक्षा वाला पूछता है। मोनोसेकेराइड के उदाहरण साथियों मैं आप लोगों को बताऊं तो एक तो याद रखना ग्लूकोज, इसे हम बोलते हैं ब्लड शुगर, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल शुगर साथियों, इसी को हम बोलते हैं श्वसनीय शर्करा। एक आप लोगों को मालूम होगा, इसे ग्लूकोज को ही हम बोलते हैं ग्रेप शुगर। एक होती है फ्रुक्टोज, सबसे मीठी शर्करा होती है प्राकृतिक फ्रुक्टोज। और साथियों एक होती है ग्लैक्टोज, जो मानव के मस्तिष्क में मिलती है, इसे हम बोलते हैं ब्रेन शुगर। तो 3 मोनोसैकेराइड याद रख लेना भाई, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। एक साथियों और याद रखो तो जो है राइबोज, एक डी ऑक्सीराइबोज, ये भी मोनोसैकेराइड है। अब देखो डाइसैकेराइड में आपको याद रखना माल्टोज, माल्टोज में साथियों ग्लूकोज की 2 इकाइयां होती है। एक याद रखना साथियों माल्टोज के बाद सुक्रोज, याद रखना सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। एक याद रखना साथियों लैक्टोज, लैक्टोज में एक ग्लूकोज होता है और एक कौन सा होता है भाई, ग्लैक्टोज होता है, याद रखना भाई। हाँ वेरी गुड। तो डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड याद रखना आप लोगों को साथियों, ट्राइसैकेराइड में एक तो रेफनोज और एक कीटोज, याद रह जाएगा, अरे याद रह जाएगा क्या साथियों। रेफनोज में क्या क्या होता है बताओ, अरे रेफनोज में क्या क्या होता है साथियों, एक तो होती है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज की शर्करा होती है एक, और साथियों एक होता ग्लूकोज, ग्लूकोज की कितनी इकाइयां, 2 साथियों। ग्लैक्टोज की 1 इकाई और साथियों ग्लूकोज की 2 इकाई मिलकर क्या बनाती है, रेफनोज बनाती है। क्या बनाती है, रेफनोज। कीटोज नाम सुना है साथियों, कीटोज में एक तो होता ग्लूकोज और साथियों 2 इकाई होती है किसकी, फ्रक्टोज की। किसकी होती है, फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज की 2 और ग्लूकोज की 1 होती है, याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा, बोलो भाई। चलो डाइसैकेराइड ये, ट्राइसैकेराइड में रेफनोज और कीटोज याद रखना। और साथियों हाँ पॉलीसैकेराइड में आपको स्टार्च याद रखना, आप लोगों को सेलुलोज याद रखना, आपको याद रखना काइटिन याद रखना, आप लोगों को जो है साथियों इनुलिन याद रखना, इनुलिन याद रखना साथियों, आप लोगों को हिपेरिन याद रखना, आप लोगों को पेप्टिडोग्लाइकेन याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन। सारे उदाहरण बता दिए मैंने आप लोगों को, सारे उदाहरण बता दिए है। आगे बात समझ में कि नहीं आई बताओ। हाँ इरिथ्रोज है ना, वो आएगी मोनोसैकेराइड में, ठीक है प्रियंका जी। हाँ चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ट्राइसैकेराइड। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सर ओलिगोसैकेराइड किसे बोलते हैं, कांता जी डाइसैकेराइड है कि नहीं है, उन्हीं को हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, डाइसैकेराइड को ही ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई साथियों सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा याद रखना फ्रक्टोज है। कौन सी है साथियों, फ्रक्टोज। ये शहद में मिलती है, किसमें मिलती है, शहद के अंदर जो मिलती है, शहद और फलों में जो मिलती है ना, वो मिलती है फ्रक्टोज, ठीक है। चलो अगला देखो, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ बता दो। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलता है, इधर देखना, हाँ सुनना साथियों, ये परीक्षा में सवाल आते तो सुनना। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, पाया जाने वाला पदार्थ बता दो। पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन मिलता है, H2O याद रखना साथियों। शरीर में 70 से 80% होता है, लेकिन आपको पता हो तो H2O क्या है, अकार्बनिक है भाई, क्या है, अकार्बनिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और साथियों आपको पूछे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा बता दो, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ मिलता है,
प्रोटीन याद रखना साथियों, प्रोटीन शरीर में ये 7 से 15% क्या होती है, प्रोटीन शरीर की निर्माणकारी इकाई, इसे बिल्डिंग ऑफ ब्रोकर्स बोलते हैं। वीर्य के अंदर सुनील जी फ्रक्टोज होती है, ठीक है। चलो भाई, तो साथियों आप लोगों को याद रखना है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलता है, प्रोटीन मिलता है भाई। चलो आगे बढ़ो। जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है बताओ भाई। अरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में, देखो इधर देखो साथियों, जैव मंडल में फर्स्ट नंबर पर कौन आता साथियों, फर्स्ट नंबर पर आती है सेल्यूलोज। कौन आती है, सेल्यूलोज। साथियों जैव मंडल में सेकंड नंबर पर कौन आता है, काइटिन, याद रखना साथियों। सेल्यूलोज तो मिलती है पादप और शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी है। काइटिन याद रखना कवक की कोशिका भित्ति। साथियों आप लोगों को मालूम होगा जैव मंडल के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी मिलती बता दो, जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन बता दो। याद रखना साथियों, रूबीस को याद रखना। क्या याद रखोगे, रूबीस को ध्यान रखना। जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन, रूबीस को। ये CO2 ग्राही होती है, आप लोगों को मालूम होगा, प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। साथियों आपको पूछे शरीर में मैक्सिमम कौन सी प्रोटीन मिलती है, मैक्सिमम कौन सी प्रोटीन मिलती है, कोलेजन, याद रखना साथियों। कि कौन सी याद रखोगे, कोलेजन। ये शरीर में पूछते साथियों, कोलेजन, ठीक है। तो क्या रहेगा साथियों आंसर इसका, सेल्यूलोज आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। निम्नलिखित में से किसे शरीर की निर्माणकारी इकाई, अभी तो बताया मैंने आप लोगों को। साथियों ध्यान रखना साथियों, विटामिन जो है ना ये शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते, उपापचय नियंत्रक कहलाते विटामिन नियंत्रक, ठीक है। साथियों प्रोटीन शरीर की निर्माणकारी इकाई है, निर्माणकारी इकाई, कारी इकाई। और साथियों कार्बोहाइड्रेट शरीर को तत्काल ऊर्जा देने वाला, तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत, तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। खनिज तत्व भी उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं, उपापचय क्रियाएं, उपापचय नियंत्रक ये भी, ठीक है। और साथियों ध्यान रखना वसा है कि नहीं, वसा सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत, सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सर्वाधिक जो ऊर्जा का स्रोत है ना वो कौन है साथियों, वसा, ठीक है भाई। सोडियम बी जिन्होंने बताया एकदम सही बताया भाई। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विटामिन सिद्धांत दिया। सुनना साथियों, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं, समय थोड़ा कम बचा, प्रश्न ज्यादा रह गए, ठीक है। तो और थोड़ा मैं आप लोगों को थ्योरी के रूप में मतलब अच्छा सा सॉल्यूशन कराना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, विटामिन के खोजकर्ता कौन है बताओ, खोजकर्ता है साथियों, खोजकर्ता वो है साथियों ल्यूनिन। साथियों कौन है, ल्यूनिन। साथियों ल्यूनिन को भी खोजकर्ता मानते हो, हॉपकिंस को भी मानते हैं, ठीक है। विटामिन नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या, नाम करता साथियों वो है सी फंक। और साथियों विटामिन सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है, सिद्धांत देने वाले हॉपकिंस। साथियों हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सिद्धांत में कहा, क्या कहा, विटामिन जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं देते, रूप में ऊर्जा नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते हैं। तो फिर लोगों ने पूछा तो करते क्या है, तो इन्होंने कहा शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियमन, उपापचय क्रियाओं का नियमन, क्रियाओं का नियमन। इसलिए हम लोग इन्हें उपापचय नियंत्रक या हम इन्हें बोलते हैं स्वास्थ्य नियंत्रक। क्या बोलते हैं, उपापचय नियंत्रक या हम इसे क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य नियंत्रक बोलते हैं, ठीक है भाई। चले तो आंसर क्या रहेगा, हॉपकिंस रहेगा भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी लोगों को मालूम होगा साथियों, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। फॉलिक अम्ल होता है साथियों, विटामिन B9 का नाम फॉलिक अम्ल होता है। पेंटाथोनिक होता है विटामिन B5 का। कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D का। और एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन C का। याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, तो सभी लोगों को पता है साथियों। जो ये विटामिन सी है ना, ये किसमें मिलता है, सिट्रस कुल में मिलता है। कौन से कुल में मिलता है, सिट्रस कुल, खट्टे पदार्थ। सबसे अधिक मात्रा में किसमें मिलता है, आंवला, आंवला है, नींबू है, संतरा है, बेर है, मिर्च है, इससे मिलता है। पता आप लोगों को, ये क्या करता है, घावों को भरता है। क्या करता है, घावों को भरता है। और आप लोगों को मालूम होगा साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कार्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिसिस होते हैं।
और विटामिन B5 की कमी से होता बर्निंग फिट सिंड्रोम, और विटामिन B9 की कमी से एनीमिया के लक्षण आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ो भाई। बच्चों के लिए कौन सा दंत सूत्र सही है? साथियों बच्चों के लिए आप लोगों को मालूम है क्या बच्चों का दंत सूत्र? बताओ जल्दी। अब देखता हूं कितने विद्यार्थी आंसर देते हैं। 19% का आंसर दो, 19वें का आंसर दो, 19वें का। कुछ लोग अभी 18वें में अटके हुए हैं। फाल्गुनी जी तो 18वें में अटक गए, मास्टर जी तो 19वां निकाल चुका है। सर तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन नहीं होता क्या? ना 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 संगीता जी, तत्कालीन ऊर्जा का प्रोटीन जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए आप लोगों ने देखा हो ना, जैसे जो धावक वावक होते हैं ना, खिलाड़ी विलाड़ी हैं, उनको एकदम ऊर्जा देने के लिए ग्लूकॉन डी पिलाया जाता, ग्लूकोज पिलाया जाता। बी आंसर दे रहे हो, एकदम सही बात है। साथियों ध्यान रखना, मैं आप लोगों को 3 सूत्र बता रहा हूं। एक तो 17 वर्ष वाले बच्चों का सूत्र क्या होता है? 21/12 इंटू 2। गिन लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 4 8 9 10 11 12, 12 दूना 24 है। 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24। ये गड़बड़ कैसे हो गया? 21/22, सॉरी 17 वर्ष का सूत्र है 21/22 इंटू 2। सॉरी, हाँ थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा नरम में, पता नहीं क्या हो रहा है। 17 वर्ष वाला का सूत्र क्या है? 21/22 और साथियों वैस का सूत्र क्या है बताओ? वैस का सूत्र है 21/23 इंटू 2। ठीक है, और साथियों छोटे बच्चों का सूत्र क्या होता है? छोटे बच्चों का सूत्र था 21/02 इंटू 2। याद रखना भाई, 17 वर्ष वालों का सूत्र होता है 21/22 इंटू 2, वैस का सूत्र होता है 21/23 इंटू 2, और छोटे बच्चों का था 21/02 इंटू 2। वेरी गुड। पूनम जी का आंसर एकदम सही है, बिमला जी चौधरी का भी आंसर एकदम सही है, 21/02 ठीक है भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। क्या होगा यदि पाचक ग्रंथि को पैरेटल कोशिकाओं का स्त्रवण एवं अवरुद्ध के कारण बंद हो जाए? एससीएल स्त्रवण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा, ग्रहणी की म्यूकोसा से एंटेरोकाइनेज नहीं मुक्त होगा, और ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन में नहीं बदलेगा, जठरस से काइमोसिन अनुपस्थित होगा, जठरस में पेप्सिनोजन अनुपस्थित होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बता दो भाई। अच्छा प्रश्न है साथियों, देखता हूं कितने लाल लालियां इस प्रश्न को सही उत्तर देने में। मेरा भी सही है संगीता जी, बहुत अच्छी बात है, आपका सही है। अरे भाई एक विद्यार्थी बोल रहा 21/021 नहीं, मैंने जो बताया वो सही है। ए वेरी गुड। टीना जी, राहुल जी और सदना जी और प्रीतम जी, ममता जी का आंसर, आशा जी का आंसर, आशीष जी का आंसर, नेहा जी, राजपाल जी, अनीता, सभी लोगों का आंसर सही। बहुत अच्छी बात है साथियों। आप लोगों को मालूम का जो पैराइटल कोशिका है कि नहीं, वो निकालती है साथियों HCl। क्या निकालती है? HCl निकालती है। साथियों आप लोगों को मालूम का HCl का एक काम तो था भोजन को अम्लीय माध्यम देना, दूसरा भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, और साथियों आपको पता हो तो हमारे जठरस में एक एंजाइम निकलता पेप्सिनोजन, और साथियों जिस एंजाइम के पीछे नोजन या ओजन शब्द आ जाए समझना वो निष्क्रिय होता है। तो साथियों इसको सक्रिय कौन करता है? इसको सक्रिय करता है HCl। उस समय pH जो है साथियों 1.2 से कितनी होती है? 1.4, और इस पेप्सिनोजन को किसमें बदल देता है? पेप्सिन में। और यही पेप्सिन आगे जाकर क्या करता है साथियों? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो सीधी सी बात है HCl नहीं निकलेगा तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा भाई। अनीता जी वेरी गुड, आपका आंसर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, नीचे दिए कोड का सही विकल्प करें। एक तरफ लिखा कोशिका का प्रकार, एक तरफ लिखा स्त्रवन, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल और ग्लोबुलेट सेल, श्लेष्मा, सार्य द्रव, प्रो एंजाइम और HCl। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, देख लो आप लोग। बता दो भाई, बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा है। हाँ,
पैराइटल सेल को शीतल जी ऑक्जेंटिक सेल ही कहा जाता है, पैराइटल कोशिकाओं को ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। पैराइटल कोशिकाओं को ही ऑक्जेंटिक कोशिका। वेरी गुड, राहुल जी का आंसर एकदम सही है। परवीन जी आप गलत हो, योगेश जी आप भी गलत हो, सुलेमान जी आप सही हो। हिमा जी ऑक्जेंटिक सेल बोलो पैराइटल सेल बोलो एक ही बात है। जैसे आपको पता हो तो देखो इधर देखो, मैं बता देता हूं। एचसीएल का स्त्रवण साथियों एक तो करती है पैराइटल कोशिका, इसी को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल साथियों। इसी प्रकार आप लोगों को पता हो तो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन का स्त्रवण करने वाली कोशिका का नाम है जाइमोजन, या हम लोग इसे चीप कोशिका भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, क्या टेंशन ले रहे हो। तो देख लो इधर देखो, बहुत सिंपल सा है। पेप्टिक कोशिकाएं से क्या निकलेगा साथियों, इधर देखो ऑक्जेंटिक सेल से तो एचसीएल निकलेगा, पेप्टिक सेल से क्या निकलेगा पोरोएंजाइम, और ग्लोबुलर कोशिकाओं से क्या निकलेगा श्लेष्मा निकलेगा। तो देखो बी का थर्ड किस में है, ये रहा बस, सॉरी ए का थर्ड इसमें रहा, बी का फोर्थ ये रहा, सी का फर्स्ट ये रहा। अगला प्रश्न देखो, वही है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना भाई, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आज थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ी नमी है भाई, हाँ, तो थोड़ा अच्छे से आप आंसर दो भाई। मैं बता दूं इसका आंसर, मैं बता दूं। मैं बताऊं आप लोगों को साथियों, वॉन कूफर कोशिकाएं आप लोगों को मालूम होगा अग्नाशय के अंदर, आप लोगों को मालूम होगा, अरे सॉरी कूफर कोशिकाएं लीवर में मिलेगी ना, सॉरी साथियों आप लोगों को मालूम होगा लीवर के अंदर जो मिलती है, सॉरी भाई, अरे हाँ भाई इधर देखो, चलो कोई ना, थोड़ा हल्का सा थोड़ा मुझे लगा फूड पॉइजनस हो गया, ठीक है। चलो इधर देखो, मैं बता देता हूँ साथियों, आप लोगों को मालूम होगा साथियों कूफर कोशिका नाम सुना कभी साथियों, आप लोगों को मालूम होगा सर्वाधिक रीजनरेशन पावर या सर्वाधिक जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो कूफर कोशिका में होती है, इसलिए हम लोगों का लीवर आसानी से खराब नहीं होता है, ठीक है साथियों। तो लीवर में मिलती है कूफर कोशिकाएं। साथियों आप लोगों को मालूम होगा बीटा कोशिकाएं, आप लोगों को मालूम होगा अग्नाशय के अंदर जो बहिस्रावी भाग है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लैंगरहैंस, और उन्होंने उनका नाम दिया लैंगरहैंस द्वीपकाएं, जिनमें अलग अलग जो है कोशिकाएं होती है अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल, ठीक है भाई। तो ये बीटा कोशिकाएं मिलेगी आप लोगों को कहां पर, अग्नाशय के अंदर, या लैंगरहैंस आइसोलेट या लैंगरहैंस द्वीपकाएं, ठीक है।
फिर ऑक्जेंटिक सेल अभी बताया है, आमाशय के अंदर मिलेगी जो HCl का स्त्रवण करेगी। पैनेत कोशिकाएं साथियों छोटी आंतों के अंदर मिलती है। आप लोगों को मालूम होगा छोटी आंतों के अंदर जो साथियों आंतरीय रस निकलता है, उस आंतरीय रस के अंदर एक लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है और उस लाइसोजाइम का एंजाइम का स्त्रवण करने वाली का नाम है पैनेत कोशिकाएं। क्या नाम है? पैनेत कोशिकाएं। तो देखो ए का सेकंड किस में? ये रहा बस। बी का फर्स्ट किस में रहा? ये रहा भाई। सी का फोर्थ किस में रहा? ये रहा भाई। डी का 5 किस में रहा भाई? ये रहा भाई। तो डी आंसर जिन विद्यार्थियों ने दिया एकदम सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बूनर ग्रंथियां किस में पाई जाती है? यकृत, ग्रहणी, ग्रशिका या आमाशय? बहुत सिंपल सा बात है भाई, क्या बात कर रहे हो हैं। आप लोगों से पूछा है बूनर ग्रंथियां कहां मिलती हैं? 23वें का आंसर तो बताओ है, बोलो भाई 23वें का आंसर क्या होगा बता दो। सुरेंद्र जी अभी क्या आप लोग 22वें में अटके हो? 23वें का आंसर नहीं दे पा रहे हो? वैदू देखो साथियों, आप लोगों को मालूम होगा आपकी छोटी आंत है कि नहीं? छोटी आंत, उस छोटी आंत का एक भाग है साथियों जिसका नाम है ग्रहणी। और साथियों इस ग्रहणी के अंदर मिलती है बूनर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां मिलती है? बूनर ग्रंथियां। साथियों यही ग्रंथियां आगे जाकर क्या निकालती है? आंतरीय रस निकालती है, आंतरीय रस। और साथियों आप लोगों को मालूम होगा आंतरीय रस से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम निकलता है? एंटेरोकाइनेज। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में बूनर ग्रंथियां होती है जो आंतरीय रस निकालती है और इसी आंतरीय रस में कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज। तो साथियों ग्रहणी आंसर किसने दिया? उनका आंसर सही है अजय जी, वेरी गुड। पवन जी वेरी गुड। ममता जी वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि नहीं है भाई? अधोजीवा, अधोजंब, लैक्रिमल या कर्णपुल? बता दो भाई। अरे बहुत सिंपल सा है भाई हैं। साथियों आप लोगों को मालूम होगा तुम्हारी जो लार ग्रंथियां है ना, लार ग्रंथियां, तुम्हारे शरीर में जो लार ग्रंथियां होती है वो 3 जोड़ी होती है भाई। कितनी होती है? 3 जोड़ी। कौन कौन सी बता दो। एक होती है साथियों कौन सी? कर्णपूल, कर्णपूर्व, या इसे हम बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड। या साथियों इसे बोलते हैं चिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? चिक ग्लैंड। आपको पता हो तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है भाई, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। साथियों सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी? कर्णपूल, पैरोटिड, चिक ग्लैंड। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है साथियों? 1 जोड़ी है भाई। कितनी है? 1 जोड़ी है भाई। एक होती है साथियों कौन सी? अधोजंब, इसे हम बोलते हैं साथियों। एक होती है अधोजीवा, मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर। ठीक है भाई, तो याद रखना ये, इसकी संख्या भी 1 जोड़ी और इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है भाई। ठीक है साथियों, 24वें का आंसर दिया है सी, वेरी गुड। तो ये तीनों तो लार ग्रंथियां हैं। लैक्रिमल ये कौन सी है साथियों? अश्रु ग्रंथियां। इसी से क्या आता है? आंसू आता है भाई। अगला प्रश्न देखे, अगला प्रश्न देखो भाई, एंजाइम एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहाय करता है? अभी तो बताया मैंने आप लोगों को, बहुत सिंपल सा। देखो इधर देखो, मैंने कहा साथियों आपका जो आंतरीय रस है कि नहीं, आंतरीय रस, इंटेस्टाइन जूस बोलते हैं, यहां से निकलता साथियों एंटेरोकाइनेज। और साथियों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जिस एंजाइम के पीछे ओजन शब्द जुड़ा हो समझ लेना वो निष्क्रिय है, जैसे ये रहा ट्रिप्सिनोजन। तो साथियों ये निष्क्रिय होता है ट्रिप्सिनोजन, और साथियों इसको सक्रिय कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। उस समय यहाँ पीएच होती है साथियों 8.4 के पास। कितनी होती है? 8.4 के पास। और इसको बदल देते हैं ट्रिप्सिन के अंदर। किसमें बदल देते हैं साथियों? ट्रिप्सिन के अंदर। वेरी गुड, बी आंसर। लवीना जी, सुमन जी, दया जी, रीना जी वेरी गुड, रिया जी वेरी गुड, बी आंसर दिया। उन विद्यार्थियों का आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता? बहुत सिंपल भाई, ये तो बहुत सिंपल है ना। साथियों आप लोगों को मालूम होगा विटामिन ए है ना, जिसे आप बोलते हो रेटिनॉल, इसकी कमी से होता कौन सी बीमारी भाई? कौन सी होती है? रतौंधी। साथियों ध्यान रखना
प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होती है, आप लोगों को मालूम हो तो। एक होता क्वाशियोकर, कौन सा होता है? क्वाशियोकर। और साथियों एक कौन सा होता है? मैरास्मस। याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछते हैं सवाल। आपको पता हो तो क्वाशियोकर और मैरास्मस जो है वो मिलता है 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में। इसलिए साथियों आप लोगों को मालूम होगा 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे तो खाना तो खाते ही नहीं, तो फिर प्रोटीन की कमी कैसे होगी? इसका मतलब माता के दूध में प्रोटीन की कमी है। इसका मतलब एक गर्भवती महिला के अंदर प्रोटीन की कमी है। और साथियों यदि कोई देश गर्भवती महिला को अच्छा खाना नहीं खिला सकता है तो क्या साथियों वो देश भिखारियों को खाना खिलाने की ताकत रखता? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उस देश के पोषण स्तर को निम्न श्रेणी के पोषण स्तर माना जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? रतौंधी रोग। अगला प्रश्न देख लो, ये आपके रीट में ही प्रश्न आया। देखो ये रीट का आया हुआ प्रश्न है। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। इधर देखो भाई साथियों, एक प्राणी होते शाकाहारी। शाकाहारी केवल साथियों पेड़ पौधों से खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से। एक होते साथियों मांसाहारी, जो क्या करते साथियों? केवल मांस खाते हैं भाई। एक होते साथियों सर्वाहारी, जो किसी को नहीं बख्शते, जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाए। और साथियों एक होते हैं क्या? बोलो नरभक्षी। सुना कभी नरभक्षी? ऐसे जीव जो अपने ही प्रजाति के जीवों को खाते हैं। जैसे साथियों आप लोगों को मालूम होगा बड़े सांप होते ना, वो छोटे सांप को खा लेते हैं। ये कैसे जीव है? नरभक्षी। साथियों मानव की कुछ जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है जो मानव को खा लेती है। आपको पता हो तो जो घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति ना उसको निपटा देते हैं कि ये काम का तो है नहीं, काम वाम करता नहीं, हमारे ऊपर बोझ है, तो रात को उसको पकाकर खा लेते हैं। ठीक है साथियों, एक होते हैं मलभक्षी। क्या होते हैं? मलभक्षी, जो क्या करते हैं साथियों? मल का सेवन करते हैं, मल खाते हैं। ठीक है, जो सड़े गले मल को खाते हैं। तो देख लो बहुत सिंपल सा है, जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों को खा रहा है वो कौन है? सर्वाहारी है। अगला प्रश्न देखो, ये भी आपके रीट में आया हुआ प्रश्न। देखो रीट में आया हुआ प्रश्न, जठरस में क्या होता है? साथियों देखो ऑप्शन काट लो। देखो साथियों ट्रिप्सिन तो किसे मिलता है बता दो? अरे अग्नाशय रस में मिलता है। और येरा ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में मिलता है, येरा ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में मिलता है। तीनों कट गए, देख लो ऑप्शन। बच कौन गया? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा, रेनिन छोटे बच्चों के आमाशय में मिलेगा। तो आंसर रहेगा ए। देख लो ये आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ देख लो। 2 प्रश्न बचे हैं भाई। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए क्या करते हैं साथियों? अरे आपने सुना है कभी एसिडिटी बीमारी? एसिडिटी साथियों जब शरीर में HCl की मात्रा ज्यादा होती है तो एसिडिटी बोलते हैं। और साथियों एसिडिटी को दूर करने के लिए एक एंटी एसिड का सेवन करते हैं और एंटी एसिड के रूप में एक दुर्बल सार खाते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साथियों ये क्रिया कर लेता है HCl से और लवण बना देता है MgCl2 प्लस H2O। इसे हम बोलते हैं साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, तो आंसर क्या रहेगा? सी। बहुत सिंपल सा। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज बताऊंगा तरुणा जी। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी एक तो पीटीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, एक महिलाओं में जो 50 से 55 उम्र की महिलाएं हो जाती ना उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनकी हड्डियों में छेद होने शुरू हो जाते हैं, जिसे आप बोलते हो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लो भाई। मनुष्य की ग्रहणी में छोड़े जाने वाला अग्नाशय रस का एक तत्व, अग्नाशय रस, ट्रिप्सिजन, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज। भाई ट्रिप्सिन है भाई, हैं? अरे कौन है भाई? मनुष्य की ग्रहणी में छोड़ा जाने वाला अग्नाशय रस का एक तत्व बता दो। अग्नाशय रस का कौन सा तत्व है साथियों? ट्रिप्सिन है ना। अरे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन, ये तो साथियों निष्क्रिय अवस्था में ना है। तो साथियों इधर देखो, कौन आएगा बताओ? अरे कौन आएगा बता दो? देखो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन तो निष्क्रिय अवस्था में, और साथियों एंटेरोकाइनेज तो आंतों से निकलता। आंसर क्या रहेगा? ट्रिप्सिन रहेगा। क्या रहेगा साथियों? ट्रिप्सिन। तो ध्यान रखना साथियों 30वें का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है भाई बंधुओं, वैसे मास्टर जी का जाने का समय हो चुका है, तो मुलाकात करेंगे हम लोग वापस नई सभाओं में।
तब तक सभी भाई बंधुओं को बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।